मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब जी, दूसरे सीनियर एडवोकेट जो रिजर्व विधानसभाओं में निवास करते हैं। 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा बनी तो 30 साल होने वाले हैं। इस 30 साल के अंदर ये विधानसभा सीमापुरी ये रिजर्व विधानसभा है और इस रिजर्व विधानसभा के अंदर जब जब भी वार्षिक बजट सरकारें पेश करती हैं, आप गौर से सुनिए बात, आपने 7 बार एमपी को वोट दिया, 7 बार एमएलए को वोट दिया और 7 ही बार आपने पिछले 30 साल के अंदर काउंसलर को वोट दे करके उनको जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने आपसे वोट लिया, वोट लेने के बाद वो लोग आपके बीच में वापस ये बताने के लिए नहीं आए कि रिजर्व विधानसभाओं में निवास करने वाले निवासियों की और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के अंदर संबंधित रखने वाले लोगों के नागरिक अधिकार और स्पेशल कंपोनेंट के अधिकार क्या हैं, ये किसी ने आपको आज तक नहीं बताया है। अधिकार हमने जो लोगों को बताया, और आज फिर मैं, क्योंकि कई लोग नए हो सकते हैं, आप जान लीजिएगा 1980 के दशक में जो कानून बना था वो कानून है अनुसूचित जाति उपयोजना कानून। और उस कानून के तहत जब कोई सरकार वार्षिक बजट पेश करती है तो उसी प्रदेश के अंदर जितने % आबादी अनुसूचित जाति के नागरिकों की होती है, उतना ही पैसा वो सरकार अलग से बजट में मंजूर करती है। और ये कहा जाता है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन विधानसभाओं में लगाया जाएगा जहां पर रिजर्व विधानसभाओं के अंदर लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं। जैसे मैं इस बार का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं, इस बार दिल्ली सरकार ने 75,600 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा के अंदर पेश किया और 75,600 करोड़ के बजट के अंदर दिल्ली में शेड्यूल कास्ट के लोगों की तादाद 17% है। सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। 17% आंकड़ों के हिसाब से विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने जिस दिन बजट पेश किया तो उस बजट के अंदर 12,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए अलग से रखे गए। क्योंकि 17% हिस्सा 75,600 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। और दिल्ली में विधानसभाएं कितनी है? 70 विधानसभाओं में से दिल्ली के अंदर 12 रिजर्व विधानसभाएं हैं। 12 विधानसभाएं और 12,000 करोड़ रुपया, तो एक विधानसभा के हिस्से, संजीव भाई आप तो मीडिया में हैं, सीधा सीधा 1,000 करोड़ रुपया आता है। अगर ये 1,000 करोड़ रुपया इन विधानसभाओं के आर्थिक विकास के लिए लग जाए, यहां पर जो बच्चे जवान हो गए हैं उनको लोन के रूप में दिया जाए, या वो 1,000 करोड़ रुपए यहां पर परिवार सहित बांट भी दिया जाए, तो भी हर परिवार के हिस्से कम से कम 20 लाख रुपए आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये भी जानिए कि ये मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी पढ़े लिखे लोग यहां पर मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात को मेरे बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो इस केस को लड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे। और जो सत्यापन करना चाहते हैं
ये मेरे हाथ में सरकारी कागज है, ये आरटीआई की रिपोर्ट है जो दिल्ली सरकार ने दी है, ये अपनी तरफ से नहीं बताया जा रहा। आप चाहें तो ये रिपोर्ट आप मीटिंग के बाद में मेरे से ले सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार की आरटीआई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल के 8 साल के शासनकाल के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में 20,000 करोड़ रुपया, दोबारा फिर बता रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति की रिजर्व सीटों के लिए सैंक्शन किया गया था। फिर कहां गया, कहां चला गया? फिर सीमापुरी में वो पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि जिन लोगों को आपने वोट दे करके वहां पर भेजा, वो वहां पर गुलामी का काम कर रहे हैं, गुलाम बने हुए हैं। वो लोग वहां पर मुंह नहीं खोलते कि मेरी विधानसभा के शेड्यूल कास्ट फंड का पैसा मुझे दो। और होता यह है कि साल के आखिर में हर बार जब मार्च का महीना आता है और अप्रैल में नया सेशन शुरू होकर के बजट पेश करने की बात आती है, तो मंत्रिमंडल का एक फैसला आता है। केजरीवाल जी के मंत्री एक जगह बैठते हैं कि जो पैसा हमने सैंक्शन किया था रिजर्व विधानसभाओं के लिए, इसका क्या किया जाए? तो एक लाइन लिख करके दे दी जाती है कि सीमापुरी विधानसभा, गोकुलपुरी विधानसभा, कोंडली विधानसभा, त्रिलोकपुरी विधानसभा, बवाना विधानसभा, अंबेडकर नगर, देवली, जितनी भी 12 की 12 विधानसभाएं हैं, यहां से कोई भी आदमी हमारे पास लोन लेने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या किया जाए इस पैसे को? उस पैसे को फिर वो डकार लिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि छोटी सी घटना भी हो जाए तो सरकार बड़े बड़े पोस्टर अपने एरिया में लगाती है, नहीं लगाती है? उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके काउंसलर घर घर जाकर के प्रचार करते हैं कि मोदी जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये किया, फलाना ने ये किया, ढिमक्के में ये लिख किया। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, 21 प्रतिनिधियों के नाम मैंने बताए हैं आपको, 7 एमपी, 7 एमएलए, 7 काउंसलर आपके बीच में कभी आपको यह बताने के लिए नहीं आए होंगे कि आपका इतना बड़ा पैसा वहां पर रखा हुआ है जो आपके बच्चों के विकास के लिए मिल सकता है, आप उसको ले सकते हैं। कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्या उसकी स्कीम है, कैसे जवान बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है, आज तक किसी ने आकर के आपको नहीं बताया है। तो ये केस, ये लड़ाई हम राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। कोर्ट में भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं और रोड पर इसको लड़ने का काम हमने किया है। जब हमने रोड पे 5 साल तक ये लड़ाई लड़ी तो हमारी लड़ाई की गूंज तेलंगाना प्रदेश तक चली गई और तेलंगाना की सरकार ने एक्ट बना करके वहां पर यह प्रावधान कर दिया है कि हर शेड्यूल कास्ट परिवार को जो वहां पर रहता है, हर परिवार को 10 लाख रुपया मिलेगा। और जो उनके क्षेत्र में, उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो दूसरी जाति के लोग रहते हैं लेकिन वो निवासी उन्हीं विधानसभाओं के हैं, वहां पर भी 5 लाख रुपए हर परिवार को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप यहां से जाएंगे अपने टीवी पे देखना, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री डेली आ रही है। तो आज हम ये कहने के लिए जनता को आए हैं कि हमारी उठाई गई आवाज अगर तेलंगाना तक जा सकती है तो आपके क्षेत्र से उठी हुई आवाज केजरीवाल के कानों तक क्यों नहीं जा सकती? और वो पैसा हम सीमापुरी विधानसभा के लिए क्यों नहीं ला सकते? आज ये विचार करने का वक्त है। आज क्या 800 रुपए का बिजली का बिल, सिर्फ 800 रुपए है। मैं बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर रहा हूं। जो सब्सिडी आपको मिलती है, जो फ्री बिजली का बिल आपको मिलता है, वो सिर्फ 800 रुपए पर मंथ। क्या लाभ है आपको? 800 रुपए के हिसाब से 12 महीने के 12 छाड़ में मात्र 10,000 रुपए बैठते हैं। 10,000 से ज्यादा का लाभ आपको बिजली के बिल का नहीं है। लेकिन
10,000 के बिजली के फ्री बिल का झांसा देकर आपका 10 लाख रुपया हड़पा जा रहा है। ये नागरिक अधिकारों के तहत इस क्षेत्र की जनता को बताने के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं कि आपको 10,000 रुपए की बिजली के बिल की सब्सिडी चाहिए या अनुसूचित जाति उपयोजना के हर परिवार को मिलने वाले 20 लाख रुपए चाहिए, ये क्षेत्र की जनता को तय करना है। आपको अपना वोट उन प्रतिनिधियों को देना है जो जीत करके जाकर के वहां गुलामी करते हैं, या अपने बीच से किसी ऐसे भाई या ऐसी बहन को इस बार जनप्रतिनिधि बना करके मैदान में उतारना है जो आपके इस फंड की लड़ाई को लड़ सके और लड़ करके इस क्षेत्र के युवाओं को इस पैसे का बंटवारा करा सके। आज ये चिंता का विषय है। आज इस बात को बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। एक के साथ एक फ्री बट रही थी ना, खूब बटी। जब दारू के ठेके प्राइवेट हुए हैं, एक के साथ एक फ्री बटी। मगर पिछले साल 25 अक्टूबर 2021 को केजरीवाल के घर का घेराव किया था हमने और चैलेंज किया था कि मनीष सिसोदिया तेरे को जेल भिजवा करके रहेंगे, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ है। इसमें जो सरकारी कर्मचारी लगा करते थे दारू के ठेकों पर, वहां पर हमारे लोगों को हटा दिया गया है। ये करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, मगर सरकार ने नहीं सुनी। सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी, केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं सुनी और वो चलता रहा। लेकिन कानून और संघर्ष और आंदोलन की तलवार चलती तो धीरे धीरे है दोस्तों, लेकिन वो कटाई जरूर करती है। आज देख रहे हो आप, प्राइवेट दुकानें सारी बंद हुई, फिर सरकारी दुकानें खुली और मनीष सिसोदिया साहब जेल में जाने की लाइन में हैं। एक मंत्री जेल में जा चुका है और दूसरा जेल में जाने की लाइन में है। मेरे कहने का अर्थ यह है सिर्फ कि अगर आप वाजिब अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वाजिब अधिकार की गूंज दूर तक जाएगी और आपको ये लाभ मिल सकता है। आपका ये कानूनी हक है, आपको इस हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। और नहीं तो जो प्रतिनिधि लाखों और करोड़ों रुपया दे करके बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के आएंगे और टिकट लाने के बाद अद्दा, पौवा, मुर्गा, मछली, कंबल, साड़ी और 500 के नोट देकर के आपकी वोट लेंगे, वो 5 साल तक आपके बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। 2.5 साल तक तो वो उस लगाए गए पैसे की उगाही करते हैं और जब 2.5 साल हो जाते हैं तो उनको दूसरा चुनाव आने वाला दिखाई देने लगता है। उसके बाद में वो दोबारा फिर काउंसलर बनने के लिए, दोबारा फिर विधायक बनने के लिए, दोबारा फिर एमपी बनने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि फिर उनको टिकट लेने के लिए पैसा देना होता है। इसलिए वो आपके अधिकारों की आवाज कभी नहीं उठा सकते। देशभक्त भारत मोर्चे ने आज से 6 महीने पहले ये तय किया था कि इसी क्षेत्र का कोई ऐसा भाई, इसी क्षेत्र की कोई ऐसी बहन बाहर निकल करके आए जो अपने पास से 1 रुपया ना लगाए। हम घर घर जाकर 1 नोट 1 वोट की अपील जनता से करेंगे, उसको उसके अधिकारों की बात बताएंगे और अगर अधिकारों की बात उनके समझ में आ गई तो 10,000 के बिजली के बिल को ठोकर मार करके जनता अपने 10 लाख और 20 लाख के फंड की बात करेगी। ये हमने आह्वान किया था, आज भी हम यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि आप अपनी वोट को खराब ना करें। बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि जो समाज अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज कभी अपनी बहू बेटियों के इज्जत की और आबरू की रक्षा भी नहीं कर सकता। हम अपनी वोट को बहुत सस्ते में बेच देते हैं दोस्तों, आपको ये सोचना होगा, आपको ये समझना होगा। और ये जो 2 वरिष्ठ अधिवक्ता हमने यहाँ पर बुलाए हैं, इनका समय इतना कीमती है कि इनके पास अपने ऑफिस में बैठ करके 10 मिनट भी बात करने का वक्त नहीं आता। इस उम्मीद के साथ हमने इनको कहा है कि अगर आप आएंगे और इस एक्ट के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे और अगर आप क्षेत्र की जनता को ये बताएंगे कि वास्तव में
देश भक्त भारत मोर्चा के प्लेटफार्म के माध्यम से जो हर परिवार को 20 लाख देने की बात इंजीनियर डीसी कपिल ने घर घर जाकर के समझाई है, ये वास्तव में सही है। और मैं महमूद प्राचा इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, इसमें सत्यता है ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए ही आज इनको दोनों अधिवक्ताओं को, भानु प्रताप जी को और महमूद प्राचा जी को आपके बीच में बुलाया, ताकि आपको विश्वास हो। और ये आरटीआई का पेपर ये इस बात का सबूत है, ये सरकारी दस्तावेज है कि आपके अधिकारों पर केजरीवाल ने डाका मारा है। आपका 50,000 करोड़ रुपया आज भी दिल्ली सरकार की तरफ है। अगर वो पैसा हमें मिलता है, अगर हम आंदोलन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लिख लीजिएगा कि सीमापुरी विधानसभा के एक एक परिवार को 20-20 लाख रुपए मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से मिल सकता है जैसे तेलंगाना सरकार दे रही है। ये झूठ नहीं है। आपको अगर झूठ लगता है तो आप आरटीआई डाल करके इसका पता निकाल सकते हैं कि तेलंगाना में 75,000 करोड़ की सैंक्शन निधि इस बार की गई और उसमें से 47,500 करोड़ रुपए उन्होंने हर परिवार को बांट दिए हैं। तो दोस्तों, ये कानून अगर वहां पर इतनी दूर लागू हो सकता है तो ये कानून यहां पर लागू क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारे पास कोर्ट में लड़ने के लिए टॉप 10 वकीलों में से वकीलों की फौज हमारे पास है और हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम रोड पर लड़ाई लड़ सकते हैं, अगर हमारे अंदर इतना दमखम है कि जितनी लड़ाई हमने आज तक लड़ी है सब जीती है, तो हम इस लड़ाई को भी लड़ सकते हैं और इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। ये मैं कहने के लिए आपके बीच में आज ये मीटिंग का आयोजन किया है। अभी तक हमने सारी मीटिंग बंद कमरों के अंदर की, अपने साथियों को घर जा करके समझाया। आज ये पहली मीटिंग है जो नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर के हुई है और इस जन जनार्दन को साक्षी मानते हुए मैं आज इस बात के लिए ऐलान करता हूं कि ये मोर्चा सीमापुरी विधानसभा के तीनों वार्डों पर एक मजबूत प्रत्याशी उतारेगा और घर घर जाकर के प्रचार करके हम उनको जो है वहां पर भेजने का काम करेंगे, जो आपके हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ सके और उनको आगे बढ़ा सके। आज देश के अंदर जो चल रहा है, हमारे बीच में एक महिला, आपको शायद जानकारी होगी, मैं आप में से बहुत सारे साथी गए भी थे, डॉक्टर रीतू, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हुआ करती थी, लेकिन साजिशन जब इन्होंने, जैसे मैं बोल रहा हूं, जब इन्होंने ललकार लगाई समाज के लिए तो इनको साजिश के तहत नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद उस लड़ाई को हमने हाई कोर्ट में लड़ा और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ट्रेजरर रजिस्ट्रार और दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हम एफआईआर कराने में कामयाब हो गए हैं और हम उसको गिरफ्तार कराएंगे। लेकिन ये लड़की जो आपके बीच में है, इसने ये कसम खाई है, ये चाहे तो बड़े से बड़े विद्यालय के अंदर 4-5 लाख रुपए की नौकरी पा सकती है, लेकिन नहीं, ये उस टीम का हिस्सा है कि आखिरी दम तक अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों को जीतेंगे। लड़ रहे हैं और लड़ना हम जानते हैं क्योंकि हम संविधानवादी हैं और हम अंबेडकरवादी हैं। एक और एग्जाम्पल, नीतू सिंह यहां पर बैठी है, आप ही के बगल में जनरल हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद अस्पताल, वहां से 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। 200 कर्मचारी पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे रहे और अपने हक की लड़ाई लड़ी और वो ड्यूटी उनको मिली, उनका रास्ता साफ हुआ। मेरे कहने का दोस्तों ये है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि ये कानून जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जिस कानून को मैं आपको बता रहा हूं, इस कानून पर सत्यता की मोहर लगाने के लिए आज हमारे बीच में 2 वरिष्ठ अधिवक्ता आए हैं। आप इसको सही कानून मानते हुए आप इसका प्रचार करें। आप जहां चाय पिए, जहां आप पान खाएं, जहां आप बीड़ी पिए, जहां पर भी आप खड़े हो, आप इसका प्रचार करें कि आखिर केजरीवाल जी ने हमारा 50,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया, हमें वो पैसा अपना वापिस लाना है।
वो पैसा हमें अपने बच्चों को देना है, हमें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारे जवान बच्चों को अगर 10 लाख रुपया मिलता है तो वो रोजगार कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो अपने जैसे और 10 बच्चों को रोजगार दे सकता है। तो अगर हमारे पास कानून है, हम लड़ सकते हैं, तो क्या हमें अपने कानून के लिए नहीं लड़ना चाहिए? ये एक सवाल है यार, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्या हम लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है? अगर आप पे हाथ नहीं उठा कई लोगों ने, क्या आरएसएस के हो गया? जिसके 2 हैं वो दोनों उठाएगा, और जिसके 1 हो 1 उठाएगा, और जो नहीं उठाएगा वो माना जाएगा कि उस नहीं मान रहा, उसको पैसों की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी बात, क्योंकि लंबी हो गई है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन वकील साहब के पास समय इतना नहीं है, तो वकील साहब को बुलाने से पहले मैं जो जिक्र किया अभी डॉक्टर रितु का, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। शेरनी है हमारी, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, आप उनकी बात को सुने और उसके बाद मैं महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप जी की बातों